करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस लेक्चर में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखिए, तो आर्टिकल नंबर 5 में बी पोर्शन देख रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में सबसे पहले देख रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, मान लीजिए हमारे पास एस नंबर ऑफ सेल्स हैं, एस नंबर ऑफ सेल्स हैं जिसको हमने क्या कर दिया, सीरीज में कंबाइन कर दिया। एस नंबर ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में कितने सेल्स लेके चल रहा हूँ, एस, तो एस से थोड़ा पता चल जाएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एस नंबर ऑफ सेल्स हैं जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन कर रहा हूँ। और कंबाइन करने के बाद नेट इमेफ कितना होगा इस अरेंजमेंट का, और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा इस अरेंजमेंट का। तो देखिए, तो लेट एस क्या है, नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। मैंने क्या कर दिया, ये मेरे पास एस सेल्स हैं, हर एक का ईएमएफ E1 E2 E3 E4 E5 इस टाइप से कहाँ तक, ES तक, और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 कहाँ तक, RS तक। ठीक है, ये X और Y दो पॉइंटों के बीच में ये सेल्स का अरेंजमेंट ले लिया, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा है, और एक और खास बात ध्यान रखिए, इसको इस टाइप से जोड़ा है कि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल सेम रहे। कॉन्फ़िगरेशन सेम का मतलब है कि प्रॉपर मैनर में जोड़ा है। प्रॉपर मैनर का मतलब है कि ऑल सेल्स क्या कर रहा है, सेम डायरेक्शन में करंट क्या कर रहा है, फ्लो। तो देखिए, इसका पॉजिटिव भी कहाँ है, लेफ्ट, इसका पॉजिटिव भी लेफ्ट, इसका पॉजिटिव भी लेफ्ट, इसका पॉजिटिव लेफ्ट। तो ये सब के सब करंट कहाँ फ्लो कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट को, या कह सकते हैं वाई से एक्स की तरफ क्या जाएगी, करंट फ्लो करेगी। तो ऑल सेल्स क्या हैं, प्रॉपर मैनर में अरेंज हैं। प्रॉपर मैनर का मतलब है कि सेम डायरेक्शन में करंट क्या कर रहे हैं, फ्लो। ये ऐसे कह सकते हैं कि इस प्लस फर्स्ट का नेगेटिव सेकंड के प्लस से, सेकंड का नेगेटिव थर्ड के प्लस से, इस टाइप से प्लस माइनस आपस में जुड़ रहे हैं, कह सकते हैं सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। चलिए, तो अगर हम बात करें इस अरेंजमेंट का नेट इमेफ, तो नेट इमेफ क्या हो जाएगा, तो नेट इमेफ ऑल सेल के इमेफ के सम्स के इक्वल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑल क्या है, प्रॉपर मैनर में जुड़े हैं। अगर प्रॉपर मैनर में नहीं जुड़े होते तो फिर माइनस होता। तो देखिए, इसका जो नेट इमेफ अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू डेट कहाँ तक, ES तक। अगर मान लीजिए मैं इसको रिवर्स लगा दूं, तो यहाँ E2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गई। फिलहाल ये प्रॉपर मैनर में थे तो सब ऐड हो गए, E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू डेट कहाँ तक, ES तक। अब इंटरनल रेजिस्टेंस, जब ये सेल सीरीज में है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में होगी, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू डेट कहाँ तक, RS तक। हाँ, सेल्स को रिवर्स लगाओगे तो ईएमएफ माइनस हो जाएगा। जिस भी सेल को रिवर्स लगा दोगे तो उसका ईएमएफ इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मगर रेजिस्टेंस हमेशा प्लस ही रहेगा। रेजिस्टेंस डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि करंट किधर फ्लो कर रही, वो तो अगर सीरीज में है तो हमेशा कॉम्बिनेशन यही रहेगा। हाँ, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि टर्मिनल्स क्या है, ऑल सेल्स सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं कि नहीं। अगर सेम डायरेक्शन फ्लो कर रहे हैं तो सब प्लस हो जाएंगे, और कोई भी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो वो क्या हो जाएगा, नेट में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब अगर हम बात करें, ये भी तो ये डिफरेंट सेल्स लिए थे। डिफरेंट सेल्स क्यों, क्योंकि हर एक का इमेफ क्या था, डिफरेंट, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या था, डिफरेंट। तो ये डिफरेंट सेल्स थे। अब मैं अगर क्या ले लूँ, आइडेंटिकल सेल्स ले लूँ। अगर हर एक सेल्स को क्या कर दूँ, आइडेंटिकल कर दूँ, मतलब हर एक सेल का इमेफ कितना ले लूँ, E, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना ले लूँ, R। तो उस केस में क्या कॉम्बिनेशन, क्या अरेंजमेंट बनेगा, इफ सेल्स आर आइडेंटिकल देन मान लीजिए ईएमएफ ऑफ ईच सेल कितना ले लें, E, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल कितना ले लें, R। तो उस केस में नेट ईएमएफ कितना होगा। अब ये E1 प्लस E2 की जगह क्या हो जाएगा, E प्लस E प्लस E कहाँ तक, ऐसे कितने सेल्स हो जाएंगे, S सेल। तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, SE, और रेजिस्टेंस R प्लस R कहाँ तक, S तक। तो ये क्या हो जाएगा, SR। तो उस केस में अगर आइडेंटिकल सेल्स हैं और S क्या है, सेल्स S नंबर ऑफ सेल्स क्या है, सीरीज में अरेंज हैं, तो उनका नेट इमेफ कितना हो जाएगा, SE, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, SR। मगर ये ध्यान रहे कि प्रॉपर मैनर में जुड़े होने चाहिए, तभी वो क्या होंगे, सब प्लस होंगे। अगर कोई भी रिवर्स मैनर में जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, फिर माइनस। क्लियर। चलिए, अगर हम बात करें, अब इस टाइप का हमने हमारे पास कोई अरेंजमेंट है, सेल्स का एक अरेंजमेंट ले लिया, सीरीज अरेंजमेंट। अब वो अगर उस अरेंजमेंट के थ्रू हम क्या करें, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगाएं, तो उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ये सेल्स का कॉम्बिनेशन कितनी करंट फ्लो करेगा। तो देखिए, हमने कोई किस टाइप का अरेंजमेंट ले लिया, अगर हम बात करें इसमें, ये देखिए, नाउ करंट गिवन बाय ऑल सेल्स टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन हो गया सेल्स का। सेल्स के हमारे पास S सेल्स थे जिनका हमने एक कॉम्बिनेशन ले लिया। इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हमने क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो करेगी, तो वो I अगर हम निकालें तो I इक्वल टू होगी नेट इमेफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। अब नेट इमेफ तो कितना होगा, वो तो हो गया SE, और नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस नेट
इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर? तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा पूरे सर्किट का वो क्या आएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था आर और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, एस आर। तो ये क्या आ गई, नेट करंट। क्लियर होगी बात? चलिए, तो आई इक्वल टू हो गई एस ई अपॉन आर प्लस एस आर। अब यहाँ पे सिचुएशन बनेगी, अगर मान लीजिए कैपिटल आर बहुत बड़ा हो जाए किससे, एस आर, तो इसको ऑलमोस्ट क्या मान लेंगे, जीरो। तो उस केस में करंट क्या रह जाएगी, एस ई अपॉन आर। ठीक, और ये एस ई अपॉन आर क्या होगी, देखिए ई अपॉन क्या है, एक सेल की वजह से करंट, तो इनटू एस टाइम हो जाएगी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो करंट फ्लो करेगी वो एक सेल के कंपेरिजन कितनी होगी, एस टाइम्स हो जाएगी। कब, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो, किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो उस केस में जो करंट आ गई वो एस टाइम्स हो जाएगी एक सेल की करंट के। अगर हम बात करें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो जाए तो इसको जीरो मान लेंगे। तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, एस ई अपॉन हो जाएगा एस आर, और एस से एस कैंसिल हो जाएगा। तो उस केस में क्या आ जाएगा, ई अपॉन आर। और ई अपॉन आर का मतलब एक सेल के थ्रू, ये जो कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें एक सेल के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही होती वो करंट आ जाएगी। तो ध्यान रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम क्या करें, किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू बहुत बड़ी है तो उस केस में करंट मैक्सिमम जब आएगी, जब सेल्स को किस में जोड़ लो, हम सीरीज में जोड़ लो। क्यों? क्योंकि उसमें जो करंट है वो कितनी हो गई, एस टाइम हो गई थी एक सेल के। तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो फिर सेल्स को किस में जोड़ना चाहिए, सीरीज में। तभी क्या होगी, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट जो है फ्लो करेगी वो मैक्सिमम करेगी, और कितनी हो जाएगी, एस टाइम्स हो जाएगी किसके, वन सेल के कंपेरिजन। नेक्स्ट, अगर हम चलिए आगे देखते हैं, तो देखिए ये वही कंडीशन, पहली कंडीशन, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर बहुत बड़ा हो जाए किसके कंपेरिजन, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के, तो उस केस में क्या होगा, एस ई को हम ऑलमोस्ट क्या मान लेंगे, आर प्लस एस आर में किसको, एस आर को क्या मान लेंगे, जीरो। तो सिर्फ क्या बचेगा, आर। तो जो करंट हो जाएगी एस ई अपॉन आर, और यहाँ पे ई अपॉन आर क्या है, एक सेल के थ्रू जो करंट फ्लो कर रही है। तो कितने टाइम्स, टोटल करंट कितनी हो जाएगी, एस टाइम्स हो जाएगी, एस टाइम्स ऑफ करंट गिवन बाय द वन सेल। तो उस केस में अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत बड़ी हुई तो उस केस में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को करंट मिलेगी वो एस टाइम्स हो जाएगी एज कंपेरिजन टू वन सेल। और ये क्या है, एक अच्छी करंट है क्योंकि एस टाइम्स मिल रही है। दूसरा, अगर मान लीजिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो जाए एज कंपेरिजन टू नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उस केस में आपके आर की वैल्यू को जीरो मान लेंगे। तो इस टोटल रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा, आर प्लस एस आर, आर को मान लेंगे जीरो, तो सिर्फ क्या बचेगा, एस आर। तो आई क्या हो जाएगी, एस ई टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, वो कितना होगा, एस आर। एस से एस कटेगा तो सिर्फ क्या रह जाएगा, ई अपॉन आर, और ई अपॉन आर क्या है, करंट गिवन बाय द वन सेल। ठीक है, तो किस केस में करंट ज्यादा फ्लो कर रही है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बड़ी है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू कब मिल रही है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कंपेरिजन टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये बात क्लियर हुई कि अगर हमारे पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो हाई है, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हाई है तो फिर हमें सेल्स को किस में जोड़ना चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना चाहिए, जिससे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू करंट ज्यादा आए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, अगर ये कह रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेट पी नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मैंने क्या करा है, पी सेल्स लिए, मेरे पास पी आइडेंटिकल सेल्स हैं जिसमें हर एक का ईएमएफ कितना ई और हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आर। अब इस टाइप के पी आइडेंटिकल सेल्स को क्या कर दिया, सीरीज में मैंने जोड़ दिया। ये आपको तीन जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, तीन नहीं, ये टोटल कितनी संख्या है इनकी, पी। ठीक है, चलिए, तो इनकी टोटल कितने हैं, ये पी सेल्स हैं जिनको किस में जोड़ दिया मैंने, पैरेलल में, और हर एक का ईएमएफ कितना ई और हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आर, मतलब आइडेंटिकल सेल्स हैं। देखिए, तो अगर हम बात करें इसमें क्या होगा, जो पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट को ए कह दूं तो ये पॉइंट भी ए कहलाएगा, ये पॉइंट भी ए कहलाएगा, या कह लो एक्स कहलाएगा। ये पॉइंट वाई है तो ये भी वाई वाई वाई। तो कहने का मतलब है ये ऑल सेल्स क्या हैं, दो पॉइंटों के बीच में अरेंज है, और दोनों पॉइंट जो पोटेंशियल डिफरेंस एक्स और वाई के बीच में होगा वही पोटेंशियल यहाँ आएगा, वही पोटेंशियल यहाँ आएगा, वही पोटेंशियल आएगा। तो कह सकते हैं पैरेलल में वोल्टेज क्या होगा, सेम। तो अगर हम नेट ईएमएफ निकालें इस कॉम्बिनेशन का, तो नेट ईएमएफ क्या होगा, जो इस सेल का ईएमएफ है वही इस पूरे कॉम्बिनेशन का भी ईएमएफ होगा, क्योंकि ये किसमें लगे हुए हैं, पैरेलल में, और पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम। तो जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही इसके क्रॉस, वही इसके क्रॉस, और वही टोटल होगा नेट। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज ऐड नहीं होता। चलिए, तो इसमें अगर नेट ईएमएफ की बात करें तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, ई। जो एक सेल का ईएमएफ होगा वही नेट ईएमएफ हो जाएगा किसका, टोटल अरेंजमेंट का। मगर नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो आर के रेजिस्टेंस किस में जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं, और कितने जुड़े हैं, पी रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में जुड़े हैं, तो आर बाई पी। अगर क्या है, मान लीजिए हमारे पास पी आर रेजिस्टेंस के, आर रेजिस्टर के
पी रेजिस्टेंस आर आर रेजिस्टेंस के पी रेजिस्टर क्या है पैरेलल में जुड़े हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा आर बाई पी। तो देखिए जी, तो अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम टोटल नेट ईएमएफ निकालें तो ये क्या कह रहा है, व्हेन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, when identical cells are connected in parallel then net EMF is equal to any one of them। तो अगर हमारे पास क्या है, ये कह रहा है आइडेंटिकल सेल्स कनेक्ट हैं पैरेलल में, तो जो नेट ईएमएफ है वो किसी भी एक सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा। तो नेट ईएमएफ कितना आ जाएगा ई, मगर नेट रेजिस्टेंस देखें तो आर आर रजिस्टर के कितने रेजिस्टेंस, पी रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आर बाई पी। क्लियर। तो अगर इस टाइप के अरेंजमेंट को, इस अरेंजमेंट को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के थ्रू हम लगाएं तो उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितनी करंट ये सिस्टम फ्लो करेगा वो देखते हैं। तो ये कह रहा है कि नाउ करंट गिवन बाय ऑल सेल्स टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो देखते हैं ये इस टाइप का अरेंजमेंट अब किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कितनी करंट फ्लो करेगा। देखिए जी, तो इस टाइप का अरेंजमेंट हो गया, ये सेल का कॉम्बिनेशन हो गया जो पैरेलल में है और ये उनका नेट रेजिस्टेंस हो गया। अब हमने इस पूरे अरेंजमेंट को क्या जोड़ दिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के थ्रू हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया तो इसमें करंट फ्लो करेगी। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी आई इज इक्वल टू क्या होगी, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। अब नेट ईएमएफ तो कितना है, जो एक सेल का ईएमएफ होगा वही क्या होगा, ओवरऑल पैरेलल कॉम्बिनेशन का ईएमएफ होगा कितना ई, और नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया था, आर अपॉन पी। क्लियर हुई बात। तो ये क्या होगी, सर्किट में करंट फ्लो होगी किसके थ्रू, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के थ्रू। अब अगर हम बात करें इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए, देखिए इसकी अगर वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए तो इसको ऑलमोस्ट क्या कर देंगे, जीरो मान लेंगे, और जीरो मान लेंगे तो ये आ जाएगा ई अपॉन आर, और ई अपॉन आर क्या है, एक सेल के थ्रू जो करंट फ्लो होगी ई अपॉन आर वही होगी। तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है तो उस केस में जो करंट फ्लो हो रही है वो सिर्फ ई अपॉन आर हो रही है, और ई अपॉन आर का मतलब है कि एक सेल के थ्रू करंट, जो एक सेल अकेला एक सेल जितनी करंट फ्लो करता है उतनी ही करंट इस पूरे अरेंजमेंट से फ्लो हो रही है। तो इसका मतलब करंट कम फ्लो हो रही, कब, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाए किसकी कंपेरिजन में, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेरिजन में, तो इसको आप जीरो मान लेंगे। तो ये क्या होगा, ई अपॉन आर अपॉन पी, पी कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा पी ई अपॉन आर, और ई अपॉन आर क्या है, एक सेल के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है, और वो कितनी हो जाएगी, पी टाइम्स। तो उस केस में अब जो करंट फ्लो करेगी वो पी टाइम्स होगी किसके, एज कंपेरिजन टू वन सेल। तो किस केस में तो करंट मैक्सिमम कब होगी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो, स्मॉल हो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या थी, एक सेल के कंपेरिजन में एस टाइम थी, कब, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत बड़ी थी। और इस केस में जो करंट है वो P टाइम्स आ रही है एक सेल के, कब, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है। तो बस यही बात ध्यान रखनी है, अगर हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हाई है तो उस केस में अगर हाई करंट फ्लो करानी है रेजिस्टेंस में तो हमें क्या करना चाहिए, सेलों को किस में जोड़ना चाहिए, सीरीज में। और अगर मेरे पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो लो है, तो और उसमें आप क्या फ्लो कराना चाहते हैं, हाई करंट फ्लो कराना चाहते हैं, तो फिर उन सेल्स के कॉम्बिनेशन को किस में जोड़ना चाहिए, पैरेलल्स में। तो देखिए जरा बात करें, तो अगर यहाँ देखें तो देखिए ये कह रहा है इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो उस केस में इसको हम क्या मान लेंगे, जीरो। तो बस वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आई हो जाएगी वो ई अपॉन आर हो जाएगी, और ई अपॉन आर क्या है, करंट गिवन बाय द वन सेल। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो सिर्फ इतनी होगी जितने की अकेला एक सेल प्रोड्यूस कर सकता था। जब अकेला एक सेल प्रोड्यूस कर सकता था तो फिर इनको कंबाइन करने की कोई ज़रूरत, कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। तो फ़ायदा कब होगा, अगर हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम हो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो उस केस में क्या होगा, आर को हम क्या मान लेंगे, उस केस में कैपिटल आर को जीरो मान लेंगे। तो ये हो जाएगा ई अपॉन आर अपॉन पी, और पी कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो जो करंट आएगी वो कितनी आ जाएगी, पी ई अपॉन आर, और ई अपॉन आर क्या है, एक सेल के द्वारा फ्लो करंट, और इसमें जो करंट आएगी वो क्या आ रही है, पी टाइम्स आ रही है। तो पी टाइम्स ऑफ करंट गिवन बाय द वन सेल। तो इस कंडीशन में जो करंट फ्लो करेगी वो एक सेल के कंपेरिजन में कितने टाइम्स होगी, पी टाइम्स। तो इस यहाँ फायदा हुआ। तो सेल को जोड़ने का फायदा कब हो रहा है, पैरेलल में तो जब हो रहा है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल हो, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ने का फायदा तब हो रहा है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो, हाई हो। तभी तो क्या हो रही है, करंट या तो पी टाइम्स, पैरेलल के केस में पी टाइम्स मिल रही है और सीरीज के केस में क्या मिल रही है, एस टाइम्स। कब, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हाई था तब सीरीज में, और जब लो था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तब पैरेलल में। चलिए, तो क्या कंक्लूजन निकला कि हमें सीरीज को और सीरीज सेल्स को कॉम्बिनेशन कब करनी चाहिए और किस सिचुएशन में करनी चाहिए। तो देखिए, तो ये कंक्लूजन फाइनल निकल के आया है क्या,
तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, अगर हमारे पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो वेरी हाई है, कह सकते हैं जो एक्सटर्नल लोड है वो ज़्यादा है, देन टू ऑब्टेन लार्ज करंट सेल्स मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज। अगर हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरी हाई है तब हमें अगर हाई करंट चाहिए तो हमें सेल्स को किस में जोड़ना चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तभी क्या होगा, सेल्स के कॉम्बिनेशन का फायदा होगा। इस कंडीशन में अगर आप सेल को पैरेलल में जोड़ोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, उसमें जो करंट है वो सिर्फ एक सेल के बराबर ही फ्लो करेगी। दूसरा, व्हेन आर यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी लो देन टू ऑब्टेन लार्ज करंट सेल्स मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तब अगर हमें क्या करना है, हाई करंट हमें ऑब्टेन करानी है तो सेल्स को किस में जोड़ना चाहिए, पैरेलल्स में, और इस कंडीशन में हमें जो करंट मिलेगी वो पी टाइम्स होगी एक सेल के कंपेरिजन, और उस कंडीशन में सीरीज वाले कंडीशन में हमें जो करंट मिलेगी वो एस टाइम्स होगी किसके, एक सेल के कंपेरिजन। तो बस ध्यान रखिए, अगर हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस वेरी हाई है तो सेल्स का कॉम्बिनेशन हाई करंट पाने के लिए किस में करेंगे, सीरीज में, और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरी लो है तो हाई करंट ऑब्टेन करने के लिए हम सेल का कॉम्बिनेशन किस में करेंगे, पैरेलल में। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है हमारे पास ये हमारे पास एक सर्किट है, ये एक अरेंजमेंट है सेल्स का, और ये कह रहा है ये एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में 4 सेल्स हैं जिनका ये कॉम्बिनेशन दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा है कैलकुलेट द नेट ईएमएफ बिटवीन एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई के बीच में नेट ईएमएफ बताना है, यानी कि नेट ईएमएफ बताना है इन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का। बात करें ये सेल्स, अगर हम बात करें तो ये सेल्स दोनों किस में जुड़ रहे हैं, पैरेलल में, पैरेलल में जुड़े हैं। और एक और बात ध्यान रखिए, दोनों की ओरिएंटेशन बिल्कुल सेम है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल देखिए, ये भी करंट की तरफ फ्लो करेगा लेफ्ट से राइट की तरफ, ये भी करंट कहाँ फ्लो करेगा, लेफ्ट से राइट की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल्स कहाँ है, दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल राइट है, ठीक। चलिए, तो ये 3 के 2 आइडेंटिकल सेल्स हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है, इनका सेम है। ईएमएफ इसका भी 3, इसका भी 3, और दोनों पैरेलल में जुड़े हैं, तो इसका जो नेट ईएमएफ आएगा, तो पैरेलल में जो नेट ईएमएफ आता है वो एक अकेला सेल है उसी के सेल्स के इक्वल आता है, अगर सेल्स क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। तो अगर ये 3 ईएमएफ के 2 सेल्स लग रहे हैं तो इसका जो नेट ईएमएफ आएगा वो भी कितना आएगा, 3 आएगा। क्लियर होगी बात। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, आर के 2 रेजिस्टेंस क्या है, देखिए 2 ओम के 2 रेजिस्टर पैरेलल में जुड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2/2। अगर आर रेजिस्टेंस के 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R/2। तो यहाँ पे 2 के 2 हैं तो 2/2 कितना आ जाएगा, 1। तो इनका नेट ईएमएफ तो कितना आ जाएगा, 3। नेट ईएमएफ तो 3, मगर इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इन दोनों का कॉम्बिनेशन से पैरेलल में अगर 2 के 2 रेजिस्टर पैरेलल में जोड़ूं तो आर कितना हो जाएगा, 2/2, तो कितना आ जाएगा, 1। तो इन दोनों का सीरीज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से फाइनल रिजल्ट ये आ गया। तो इसका नेट ईएमएफ कितना आ गया, 3, क्योंकि इसका भी 3 था, इसका भी 3 था, तो ओवरऑल भी क्या रहेगा, 3 रहेगा। और नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2 का कितना हो गया, पैरेलल में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। अब बात करें इसकी, अब ये तीनों किस में आ गए, सीरीज में। अब सीरीज में भी क्या होना है, सीरीज में E1 + E2 + E3 नहीं, ऐसा नहीं, चेक करना पड़ेगा कि प्रॉपर मैनर में है कि नहीं। अगर हम बात करें इसका पॉजिटिव तो कहाँ है, लेफ्ट है, तो ये तो करंट कहाँ फ्लो करेगा, लेफ्ट की तरफ। इसका पॉजिटिव कहाँ है, राइट, तो ये कहाँ फ्लो करेगा, राइट। इसका पॉजिटिव कहाँ है, लेफ्ट, तो ये लेफ्ट। तो ये दोनों तो करंट कहाँ फ्लो कर रहे हैं, लेफ्ट, और ये कहाँ कर रहा है, राइट। तो इन दोनों में के सम में से इसको क्या करना है, माइनस, क्योंकि इन दोनों की इन दोनों से जो करंट फ्लो हो रही है वो राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ, मगर इसका प्लस क्या हो गया, वो राइट फ्लो कर रहा है। तो दिस प्लस दिस माइनस क्या कर देंगे इसको, तो 2 + 6 कितना हो गया, 8, और 8 में से माइनस कर देंगे किसको, 3 को, तो कितना बचेगा, 5। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन थी, सीरीज कॉम्बिनेशन में से जो नेट ईएमएफ आएगा वो E1 + E2 + E3 आएगा, मगर ध्यान रखना है अगर प्रॉपर मैनर में है तब तो ऐड होते चले जाएंगे, अगर कोई भी सेल्स क्या हो गया, रिवर्स मैनर में लग गया तो उसका ईएमएफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट देखते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या है कि सीरीज भी हो और पैरेलल भी हो। तो देखिए जी, ये कह रहा है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, लेट S क्या है, S = क्या है, नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन ईच ब्रांच, एंड P क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्टेड इन द पैरेलल। देखिए क्या कह रहा है, इसने कहा है कि हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है, इसमें एक ब्रांच में S नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट हैं, किसमें, सीरीज में। और इस टाइप की कितनी ब्रांच हैं, इस टाइप की कितनी ब्रांच हैं, P ब्रांच हैं। एक ब्रांच में कितने सेल्स हैं, S, और एक इस टाइप की कितनी ब्रांच है मेरे पास, P।
तो टोटल अगर मैं सेल्स की बात करूं तो S इंटू पी, क्योंकि एक ब्रांच में कितने सेल हैं S, और टोटल ऐसी कितनी ब्रांच हैं P, तो इन टोटल अगर सेल्स की बात करूंगा तो S इंटू पी, तो S इंटू पी क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ सेल्स आ गया। तो मेरे पास क्या हो गए, इतने आइडेंटिकल सेल्स हो गए, और जिसमें एक ब्रांच में कितने सेल हैं, S सेल क्या है, सीरीज में जुड़े हुए हैं, और इस टाइप की कितनी रो हैं, मेरे पास P रो हैं जो आपस में किस में है, पैरेलल में है। चलिए, तो इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालें तो देखिए, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालें, इसका नेट ईएमएफ और नेट रेजिस्टेंस अगर हम निकालें, हर एक सेल का ईएमएफ कितना ई और हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर। ठीक है, हर एक का ईएमएफ ई और हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। चलिए, तो ये सीरीज वाले को जोड़िए, तो सीरीज वालों का कितना हो जाएगा, ई प्लस ई ऐसे कितनी बार जोड़ेंगे, एस बार, तो कितना हो जाएगा एस ई। तो इसकी एक आर्म, इस एक आर्म का नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, एस इंटू ई। मगर इस वाली आर्म का भी एस ई, इसका भी एस ई और इसका भी एस सी, तो हर एक का क्या रह जाएगा, तो पैरेलल में ईएमएफ क्या रहता है, वही रहेगा जो एक ब्रांच का रहेगा। तो इस एक ब्रांच का जो रहेगा वही सारी ब्रांचों का रहेगा, क्योंकि पैरेलल में आपस में जुड़ रही। तो एक ब्रांच का है कितना, एस इंटू ई, तो टोटल सारी ब्रांचों का भी मिलकर कितना हो जाएगा, एस सी। तो यहाँ देखिए, पहले मैंने मान लीजिए क्या कर लिया, इसको सीरीज वालों को जोड़ लिया, पहले इसको जोड़ लिया। टोटल कितने सेल्स हैं, ये एस सेल हैं, तो कितना हो जाएगा एस इंटू ई। इसका भी नेट ईएमएफ कितना आ गया, एस इंटू ई। इसका भी नेट कितना आ जाएगा, एस इंटू ई। इसका भी नेट कितना आ जाएगा, एस इंटू ई। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर आर के कितने रेजिस्टेंस जुड़ रहे हैं सीरीज में, एस, तो क्या हो जाएगा एस इंटू आर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसका एस आर, इसका भी एस आर और इसका भी एस आर। अब ये क्या हो गया, अब ये बचे पैरेलल में, इस पैरेलल का नेट ईएमएफ कितना है, एस ई। तो जितना एक सेल का होगा उतना ही क्या होगा, सबका होगा। तो बस नेट ईएमएफ तो कितना आ गया, एस ई। सीरीज में जुड़ गए, पैरेलल में कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो अगर पैरेलल में तो जितना एक ब्रांच का है उतना ही सबका होगा ओवरऑल। अगर इस सेल का एस ई है, इसका भी एस ई, इसका भी एस ई, तो ओवरऑल का भी कितना होगा, एस इंटू ई। मगर रेजिस्टेंस का फर्क पड़ेगा, ये एस आर एस आर एस आर के कितने रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ रहे हैं पैरेलल में, पी रेजिस्टेंस जुड़ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा एस आर बाई पी। जितने भी पैरेलल में जुड़ रहे होंगे पी से क्या हो जाएगा डिवाइड, और जितने भी सीरीज में जुड़ रहे थे उतना एस से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, एस आर, ये तो सीरीज की वजह से, और डिवाइडेड बाई पी, ये किसकी वजह से, पैरेलल की वजह से। और नेट ईएमएफ क्या आ गया, एस ई, ये किसकी वजह से, सीरीज की वजह से, और पैरेलल की वजह से। हर एक के जितना एक सेल के थ्रू है उतना ही क्या रहेगा, सब हर एक ब्रांच के थ्रू रहेगा। क्लियर। चलिए, तो नेट भी क्या आ गया, एस ई। तो देखिए, अब इस कॉम्बिनेशन को, जिस मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन भी है और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है, इस टाइप के अरेंजमेंट को हम एक एक्सटर्नल डिवाइस से, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से अगर क्या कर दें, कनेक्ट कर दें और उससे क्या बना दें, क्लोज सर्किट, तो अब इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ये अरेंजमेंट कितनी करंट फ्लो करेगा। तो देखिए, तो कह रहा है नाउ करंट गिवन बाय द ऑल सेल्स टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ये सारे सेल मिलके कितनी करंट फ्लो कराएंगे, तो आई इज इक्वल टू क्या होगी, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल नेट रेजिस्टेंस, और नेट ईएमएफ कितना हो गया, एस इंटू ई। ठीक है, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया था, एस आर अपॉन पी। ये एस क्या बता रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बता रहा है जो सीरीज में जुड़े हैं, और पी क्या बता रहा है, नंबर ऑफ रो को बता रहा है जो पैरेलल में जुड़ी हैं। चलिए, तो ये नेट करंट ही आ गई। अब इसमें दो सिचुएशन होंगी। देखिए, अगर हम बात करें इसको अलग अलग करना चाहें, जैसे मान लीजिए ये सिचुएशन है मेरे पास, इसमें क्या ले लूँ, अगर मेरे पास ये नेट करंट आई, अगर मैं क्या कर दूँ, पी की वैल्यू क्या ले लूँ, 1। पी की वैल्यू 1 का मतलब कोई रो नहीं है, मतलब एक ही रो है, आगे कोई फर्दर रो नहीं है, मतलब सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन रह जाएगी, क्योंकि जब रो एक ही होगी तो आगे नीचे कोई रो आएगी नहीं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। तो अगर मैं एस पी की वैल्यू ले लूँ 1, तो बस ये पी 1 हो जाएगा। तो कौन सी सिचुएशन बन जाएगी, सीरीज कॉम्बिनेशन वाली। देखिए, आई इज इक्वल टू क्या था, एस ई अपॉन आर प्लस एस आर, और ये कब था, जब सीरीज कॉम्बिनेशन थी। अगर मैं एस की वैल्यू 1 ले लूँ तो सिर्फ पी बचेगा। तो देखिए कौन सा अरेंजमेंट आ जाएगा, एस जहाँ जहाँ भी एस है वहाँ वहाँ क्या रख दो, 1 रख दो। तो आई क्या आ जाएगी, आई आ गई ई अपॉन आर प्लस आर अपॉन पी, और ये करंट किस केस में आई थी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो एक और ख़ास बात है इस केस में, सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने पता करा था कि करंट मैक्सिमम कब आएगी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट लार्ज कब आएगी, जब क्या हो जाए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, स्मॉल। अब इस केस में मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, तो उसमें ध्यान रखना। तो इस केस में मैक्सिमम या कह सकते हैं लार्ज करंट कब फ्लो करेगी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो इस केस में क्या होगा, करंट क्या आएगी, लार्ज आएगी। किस केस में, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में। तो ये बात फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट लार्ज जब थी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई थी,
और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट लार्ज कब थी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी, लो थी। और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू लार्ज कब आएगी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगा नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के। क्लियर होगी बात। तो देखिए ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो ये कह रहा है नोट पॉइंट, टू ऑब्टेन मैक्सिमम करंट फ्रॉम गिवन नंबर ऑफ सेल्स इन ए गिवन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर देन यूज। तो क्या यूज करेंगे, आर इजिकल टू क्या होना चाहिए, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के। और इंटरनल नेट रेजिस्टेंस कितना था, एस आर अपॉन पी, किसमें, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में। क्लियर हो गई बात। चलिए एक प्रॉब्लम अगर हम देखना चाहें इस पे, तो देखिए एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये कह रहा है यू हैव 90 आइडेंटिकल सेल्स, आपको क्या दिए हैं, 90 आइडेंटिकल सेल दिए, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच इज 1 ओम, और हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। तो कह रहा है डिजाइन ए कॉम्बिनेशन टू ऑब्टेन ए मैक्सिमम करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, जो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.6 ओम। ये कह रहा है मेरे पास 90 आइडेंटिकल सेल्स हैं, हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। तो कह रहा है इन 90 सेल्स को किस तरीके से अरेंज करूं कि इसमें अगर इसके थ्रू क्या कर लगाऊं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाऊं कितना, 3.6 ओम का, तो इसमें करंट क्या आए, मैक्सिमम। इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट मैक्सिमम आए, उसके लिए ये 90 सेल्स को किस तरीके से अरेंज करना चाहिए, मतलब कितने सीरीज में और कितने पैरेलल में रो होनी चाहिए। चलिए, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा, 1। बात करें तो टोटल सेल्स मुझे कितने दे रखे, 90। तो इसका मतलब मैं ऐसा मान लेता हूं कि मैंने मान लिया कि एस सेल तो किस में है, सीरीज में, और बाकी इस टाइप की कितनी रो हैं, पी रो क्या हो गई, पैरेलल में जुड़ गई। एक रो में कितने हैं, एस सेल सीरीज में जुड़े हैं, और उसमें इस टाइप की कितनी रो क्या है, पैरेलल में जुड़ी हैं, पी। तो S इंटू पी क्या बताएगा हमें, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, और वो कितना है, 90। तो एक इक्वेशन तो यहां से आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या बताई कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में मैक्सिमम करंट आनी चाहिए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में मैक्सिमम करंट कब आती है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल होना चाहिए नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो आर है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा जी, इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने बताया मिक्सिंग के केस में अगर एस सेल सीरीज में जुड़े हैं और पी क्या है, पैरेलल में, तो इसमें क्या होगा, एस इंटू आर, ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन से, और पैरेलल से क्या होगा, डिवाइडेड बाई पी। तो ये क्या हो गया, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, और वो इक्वल होना चाहिए किसके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के। क्यों होना चाहिए इक्वल, जब इक्वल होगा तभी करंट क्या आएगी, मैक्सिमम ऑब्टेन होगी। तो यहां से रखिए वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है, 3.6, एस मुझे पता नहीं, आर इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे पता है 1 अपॉन पी। तो यहां से क्या आ गया, एस इजिकल टू कितना आ गया, अगर बात करूं एस इजिकल टू आ गया 3.6 पी। तो अब बस वैल्यू रख दो, किस में रख दो वैल्यू, इसमें। S इंटू पी इजिकल टू कितना है, 90। तो और मैं S की वैल्यू कितनी निकाल चुका हूँ, 3.6 इंटू पी। तो S की जगह क्या रख दो, यहाँ S की जगह रख दो 3.6 इंटू पी। तो ये क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा। तो 3.6 इंटू पी स्क्वायर इजिकल टू 90। 3.6 से इसे डिवाइड करिए तो कितना आ गया, ये 90 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 25। तो पी स्क्वायर इजिकल टू कितना आ गया, 25। तो पी इजिकल टू कितना आ गया, 5। और जब P 5 आ गया तो S कितना होगा, वापस रखिए यहाँ, P कितना आ गया 5, तो S निकालना है, क्योंकि S इंटू पी इजिकल टू कितना है 90, P की वैल्यू आ गई 5, तो 5 को अपॉन में लिया ये, तो S इजिकल टू होगा 90 अपॉन 5, कितना आ जाएगा 18। क्लियर हो गई बात। चलिए, एक ही बात मुझे आपसे कहनी है कि अगर आपको कामयाब होना है पढ़ाई के क्षेत्र में तो बस रुकिए मत, चलते जाइए। चलना मतलब लेक्चर देखते जाइए, सुनते जाइए, देखते जाइए, सुनते जाइए, देखते जाइए, सुनते जाइए। कब आप सफल हो जाओगे आपको भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। और आपने लेक्चर को, मेरे हर लेक्चर को आप बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।